Today we'll start with Nadwatul Ulama. ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली मैंने आपको जो प्रीवियस सेशंस के अंदर मेरी आपसे जितनी बात हुई है, I was telling you people there were two sort of institution. एक वो जो अलीगढ़ के पैटर्न पे चल रहा था और दूसरा इंस्टीट्यूशन वो है जो बुनियादी तौर पर दारुल उलूम के पैटर्न पे चल रहा। यानी ये दो इंस्टीट्यूशंस हमें नजर आते हैं जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस थे या जिनको हम लोग हिंदुस्तान के अंदर ट्रेंड सेटर्स कहते हैं। ट्रेंड सेटर्स इस वजह से भी मैं मानता हूं कि चूंकि इन इंस्टीट्यूशंस ने एक तरह से वो पैटर्न सेट कर दिया कि हमने कौन सा जो ट्रेंड है वो फॉलो करना। तो अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट्स जो थी ये दो पैरेलल मूवमेंट्स थी, यानी ये दरिया के दो किनारे थे जिनका आपस में जो ऑलमोस्ट मध्यम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक टिपिकली वर्ल्डली और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, whereas the second institution it was promoting basically जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन है ये उसको प्रमोट कर रहा था। अलीगढ़ियन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनका ज्यादा एम्फेसिस वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन के ऊपर था और अलीगढ़ से मुतासर होके मैं बिल्कुल मतलब इस बात में कहने में हक बजानिब हूं कि आपको अंजुमन हमायत इस्लाम मिलता है, आपको सिंध मदरसा मिलता है, आपको इस्लामिया कॉलेज पेशावर मिलता है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको यहां से मतलब पनपती हुई फैलती फूलती नजर आती है। जब आप दूसरी साइड पर बात करते हैं तो दारुल उलूम देवबंद कैटेगोरिकली मुस्लिम ओरिएंटेड था, अंग्रेज सरकार से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेनी थी और इनका प्योरली फोकस जो था वो मजहबी तालीम पर था। इस्लाम, इस्लामाइजेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। अलीगढ़ पूरी तरह से कनेक्टेड रहा वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन के साथ और अलीगढ़ के जो ग्रेजुएट्स थे उनमें उस तरह से रिलीजियस जो लीनिंग्स थी और लर्निंग्स थी वो उस तरह से नजर नहीं आ रही। तहरीक देवबंद जो था वो पूरी तरह से मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करने में इनकम्पैटिबल था। ऐसे में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी
जो दोनों ट्रेंड्स को फॉलो कर सके। आई मीन टू से रिलीजियस ट्रेंड्स एज वेल एज वर्ल्डली ट्रेंड। तो ये इंस्टीट्यूशन 1894 ये रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उलमा, सूफिया, जिनका असल पर्पस ये था कि वो सेक्टेरियनिज्म को डिस्कार्ड कर दें और सेक्टेरियनिज्म को यहां पर प्रमोट ना होने दें। तो उन्होंने 1894 को यह फैसला किया कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाए कि जो दोनों पैटर्न्स के ऊपर जो है वो काम करे। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन वर्क था, जो जो रिलीजियस माइंडेड लोग थे कि दारुल का एक क्या अमल में लाया जाए जो कि लखनऊ में हो। इसके जो बड़े इनिशिएटर थे वो सैयद अहमद खान साहब के दोस्त मौलाना शिबली नुमानी, जो को वर्कर रहे कई सालों तक, वो अलीगढ़ के साथ वाबस्ता रहे। वो इसके बहुत बड़े इनिशिएटर थे दारुल देवबंद के। और आपके इन्फ्लुएंस की वजह से ये नदवतुल उलमा जो है वो प्रॉस्पर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1914 में मौलाना शिबली नुमानी को इस बात पे फोर्स किया गया कि आप रिजाइन कर दें नदवतुल उलमा से। मौलाना शिबली नुमानी का इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा काम हमें नजर आता है इस्लाम के ऊपर, पर्सनैलिटीज के ऊपर, और खास तौर पर जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं कि आपकी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इम्प्रेसिव मतलब जो है वो बुक के तौर पर हमारे सामने आता है। सो ये इंस्टीट्यूशन जो है इसका असल पर्पस, जैसा कि मेरी मतलब जो मैंने तमहीद बांधी है उससे भी नजर आता है कि वेस्टर्न और रिलीजियस ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन जो हैं उनको एक जगह पर यकजा कर दिया है, ताकि जो दो एक्सट्रीमिस्ट व्यू हैं, अलीगढ़ वेस्टर्नाइज का और देवबंद जो है वो प्योरली मजहब का, उसके बैन एक रास्ता निकाला। तो इस कॉज के लिए 1892 में मदरसा फैज़ आम कानपुर में एक कमेटी बैठी जो इस बात के लिए थी कि हमें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाना चाहिए। 1894 में एज आई सेड के ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मतलब जो है वो बना लिया जाता है, वो एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन को एक जगह पे यकजा करना था। सैयद अहमद खान साहब ने इब्तदाई तौर पर इस आइडिया को नापसंद किया, लेकिन बाद में आपने, चूंकि आपकी लाइफ के आखिरी 4 सालों 5 सालों में ये सामने आया था, तो बाद में आपने इस आइडिया को पसंद किया। मौलवी अब्दुल गफूर जो कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे, डिप्टी कलेक्टर थे, वो इसके फाउंडर नजर आते हैं।
मौलाना शिबली नुमानी और सैयद अहमद खान साहब के दीगर दोस्त जो कि नदवा के साथ एसोसिएट हैं। मौलाना शिबली नुमानी और मौलवी अब्दुल हक, जो मौलाना अब्दुल हक थे, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नदवा के और एक लिबरल प्रोग्राम जो है वो चाक आउट किया, जिसका असल पर्पस ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं प्रिवेलिंग मूवमेंट्स के अंदर, उनको जो है वो केटर किया जा सके, उनको मतलब जो वो कंट्रोल किया जा सके। असल जो इसका पर्पस था वो कानपुर के अंदर तो नहीं बल्कि लखनऊ के अंदर एक इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करना था। नदवा जो है वो मुस्लिम सोसाइटी को अट्रैक्ट करना था कि ताकि वो दोनों पैटर्न्स पर, मतलब रिलीजियस और नॉन रिलीजियस एजुकेशन दोनों के ऊपर स्टैंड कर सके। और इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस नॉलेज, के जिसका मकसद रिलीजियस नॉलेज को प्रमोट करना था, मॉरल अपलिफ्ट था, सोशल रीजनरेशन था द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा सेक्टेरियनिज्म, जो डिफरेंसेस थे उनको रिमूव करना था। नदवा लाइक अलीगढ़ियंस ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को अलूफ रखते हैं और ये बिल्कुल मतलब जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दे वर डूइंग लाइक दैट वे। इसके इस आगाज को जब ये लखनऊ में 1898 में शिफ्ट होता है, जब ये वहां पे काम करना शुरू करता है 2 दिसंबर 1898 को, तो इसको पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हेल किया जाता है। रेगुलर क्लासेस जो है वो शुरू होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जो इंसानियत के हमनवा थे, वो जेनरसली नदवा के साथ अटैच होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होती है। एंथनी मैकडोनाल्ड जो यूपी का गवर्नर था, उसने इवन दो इसने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, बट ही चार्ज कि ये इंस्टीट्यूशन इट इज द एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अगर मौलाना शिबली नुमानी की आप बात करें तो 1857 में पैदा होने वाले आपकी जो कन्वेंशनल एजुकेशन थी वो सर सैयद कन्वेंशनल एजुकेशन जो थी वो मदरसा से थी, और आपकी अगर जाती शख्सियत की बात करें तो वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मौलाना मोहम्मद फारूक, जो सैयद अहमद खान साहब के शदीद खिलाफ थे। लेकिन मौलाना शिबली के जो वालिद थे वो बहुत ज्यादा मुतासर थे सैयद अहमद खान साहब के विजन से, और वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि उनका बेटा इंग्लिश एजुकेशन जो है वो हासिल करे। लेकिन आप प्योरली इस्लामिक एजुकेशन के साथ अटैच रहे। 1883 में आप जो है अटैच होते हैं अलीगढ़ कॉलेज के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ अरेबिक। जब आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, मौलाना शिबली नुमानी ससीम खान के करीबी दोस्तों में अपनी कमिटमेंट की वजह से उनके करीबी रुफकाए कार में आ जाते हैं और आप सिंसियरली काम करते हुए दिखाई देते। दैट्स व्हाई सैयद अहमद खान साहब जो हैं वो ऑब्जर्व कर जाते हैं उस टैलेंट को
जो कि नौजवान शिबली नुमानी के अंदर नजर आता है। मौलाना शिबली नुमानी ने इस अपॉर्चुनिटी को न सिर्फ कैच किया बल्कि अलीगढ़ कॉलेज का एक अहम तरीन असासा भी आप बने। लेकिन यहां पर मौलाना शिबली नुमानी और सैयद अहमद खान साहब के कुछ मतलब जो है वो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। शिबली सेंसिटिव थे एंड ही वाज प्राउड पर्सन, और यही वजह है कि जो सलूक एक कन्वेंशनल मौलवी के साथ होता था यहां पर अलीगढ़ के अंदर, अब उस सलूक से भी किसी हद तक नाला, और एक हद तक अंग्रेज सरकार की ग्रांट और उसके पीछे अंग्रेजी तालीम की तरफ जो कह सकते हैं कि अलीगढ़ वालों का जो फोकस था, वो भी शिबली नुमानी को एक हद तक एक वजह बनता था कि जिससे वजह बना था कि जिससे शिबली नुमानी जो है वो बैक पर गए। तीसरे नंबर पर आपके उस्ताद मोहतरम जिनसे आप पढ़े थे और जो सैयद अहमद खान साहब के अगेंस्ट थे, दैट्स व्हाई वी डू ऑब्जर्व कि अगर कोर्स ऑफ हिस्ट्री में देखा जाए तो आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू के हामी थे कि अल्टीमेटली हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है जिसमें दोनों जो हैं वो दोनों जो एजुकेशंस हैं वो मिलनी चाहिए। यानी सिर्फ एक एजुकेशन, एक बेंट ऑफ माइंड ना हो। यहां हम लोग ये बात जानते हैं कि ये जो एक ब्रीच पैदा हुई थी बिटवीन सैयद अहमद खान साहब और शिबली नुमानी, ये ज्यादा देर तक मौलाना शिबली नुमानी को कनेक्ट ना रख सकी, और आप ऑलमोस्ट ये बात तयशुदा है कि नदवतुल उलमा की एस्टैब्लिशमेंट से पहले आप 1892 से 94 के दरमियान अलीगढ़ को छोड़ चुके थे और आपने रिजाइन किया था 1892 से 1894 के दरमियान। दोनों वर्जन इसमें हमें नजर आते हैं, और ये सीरियस मतलब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सैयद अहमद खान साहब के साथ और जो कन्वेंशनल मौलवी माइंडसेट था उसकी ये भी एक ना वजह, मतलब उसमें मैं इनकार नहीं करता, मैं उसको जरूर इंगेज करना चाहूंगा। और तीसरे नंबर पर अलीगढ़ वालों की जो इंग्लिश एजुकेशन के हवाले से जो सरपरस्ती थी, ये कुछ वजूहात बनी जिसकी वजह से मौलाना साहब जो हैं वो अपने आप को डिटैच कर जाते हैं। नदवतुल उलमा का बनना, इट वाज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी पर मौलाना शिबली नुमानी, और वो अब चाहते थे कि वो अपनी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, अपना जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो है वो उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सके।
और यही वजह थी कि हमने दो चीजें प्रोवाइड करनी है कि स्टूडेंट्स को एक चांस प्रोवाइड करना है कि वो लीडर और हेड ऑफ द रिलीजियस उलमा दोनों साइड्स जो एजुकेशन की है वो पैरेलल चल सके, ताकि ना तो वो अलीगढ़ जैसे स्टूडेंट बने और ना ही वो देवबंद जैसे बने। लिहाजा नदवतुल उलमा की 1892 के बाद जो होने वाली मीटिंग्स हैं उनमें आपने एक्टिवली एंटिसिपेट किया और फाइनली सैयद अहमद खान साहब की डेथ के बाद आप पूरी तरह से नदवतुल उलमा के साथ इंगेज हुए। आपने इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में और इसकी कामयाबी के लिए whatever he could do, he did so far। आप मदरसा के इंचार्ज बनाए गए और आपने करिकुलम के अंदर वो तब्दीलियां की जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपने अलीगढ़ में सीखा था। जहां अंग्रेजी जुबान भी पढ़ाई जाती थी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट और स्पेशल अटेंशन दी गई उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो ट्रस्टवर्दी डिसाइपल्स थे, जो कि इस मैसेज को आगे कन्वे कर सके। ट्रेनिंग फ्रॉम थी ताकि वो राइटर्स और ऑथर्स बन सके, इंटेलेक्चुअल लीडर्स बन सके। तो जिनमें जो अहम तरीन शख्सियात हैं उसमें सैयद सुलेमान नदवी का नाम, नदवी नदवतुल उलमा से वो बड़ा मशहूर है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, he was also the president of Congress and later then he was educational minister of India। मौलाना शिबली की एफर्ट्स की वजह से नदवा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को काफी हद तक मेंटेन कर। आपने एक एकेडमी बनाई जिसको दारुल मुसन्निफीन कहा जाता है आजमगढ़ में, कि जो उस मैसेज को आगे प्रमोट करती थी जो कि नदवा स्प्रेड करना चाहता है। और अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो दारुल मुसन्निफीन है ये ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है जो साइंटिफिक सोसाइटी कर रही है। साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेशन कर रही थी, लेकिन ये लोग क्रिएटिव वर्क कर रहे थे। और आपने लेबोरियसली इस बात पर एफर्ट की कि डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद वकारुल मुल्क एंड मोहसिनुल मुल्क। बहरहाल नदवा के कुलीग्स के, मैं जैसा कि बात भी आपसे कर रहा था कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का, हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और इसमें कुछ उनके पर्सनल कैरेक्टर लैप्सेस भी थे, जिसकी वजह से बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन कि वो इसके साथ कैरी नहीं कर सके। दूसरे नंबर पर आपने चैंपियन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप, ये पोस्ट हिम एज द चैंपियन, बट जो उनके व्यूज थे, जो पर्सनल कैरेक्टर था, वो रिलीजियस जो आप कह सकते हैं जो रिलीजियस पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल भी नहीं करता। लिहाजा लोग उनसे फेड अप हुए और आपको एरोगेंट तक कहा गया। और मौलाना शिबली नुमानी के व्यूज के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। अब इसी बात की बुनियाद पर मौलाना शिबली नुमानी ने जो है वो रिजाइन कर दिया नदवतुल उलमा से 1894 को, 1814 में, सॉरी माफी चाहता हूं। लेकिन मौलाना अब्दुल है, नवाब हुसैन अली खान, डॉक्टर सैयद अब्दुल
जो है वो अहमद साहब, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नदवा को चलाया। मौलाना शिबली नोमानी का जो इस्तीफा था नेचुरली उसने नदवा को अफेक्ट किया, और शिबली के दौर में जो इसको ग्लोरी मिली, ये कहा जाता है ये दोबारा इसको कभी ना मिल सके। नदवा का जहां तक क्रेडिट है, तो इसने ऐसे लोग प्रोड्यूस किए जो हाई एकेडमिशियन और इंटेलेक्चुअल फोरसाइट होते। नो डाउट नदवा उस तरह से इस्लामिक एजुकेशन को, ये जो सर्विसेज थी वो उस तरह से उसको प्रमोट नहीं कर सका जैसे कि हाइश की गई थी, लेकिन नंबर ऑफ जो नदवा के स्टूडेंट्स थे वो फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर सामने आए, जिसमें सैयद सलमान नदवी हैं, मौलाना सलाम नदवी हैं, मसूद आलम नदवी हैं, मौलाना शिबली ने रिसर्चेस की और मारिफ और दारुल मुसन्निफीन जैसे, ताकि जहां से लिटरेरी आर्टिकल्स जो हैं वो शाया हो सके। ये वो हिस्ट्री है जो दारुल नदवतुल उलमा के साथ अटैच है, ये वो सर्विसेज हैं which it rendered for the sake of Muslims of subcontinent. नो डाउट कुछ इसमें ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर कुछ चीजों को मतलब जो है वो मतलब मौलाना शिबली नोमानी के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से कि जो इनिशिएटर था वही इसके साथ नहीं अटैच कर सका, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें नजर आते। तो ये सिक्स्थ इंस्टीट्यूशन था जो दो जो एजुकेशनल मूवमेंट्स थी, ये दोनों से इंस्पायर्ड, यानी ये इंस्पायर्ड थे देवबंद से भी और ये इंस्पायर्ड थे अलीगढ़ वालों से भी, और इन्होंने एक बैन रास्ता चुनने की कोशिश की ताकि हम दोनों साइड्स को मतलब पैरेलली चला सकें। लेकिन यहां एक बात जो मेरे टीचर कहते हैं, या मैं उनकी बात में आपके साथ कोट कर देता हूं कि एक जो रिलीजियस एजुकेशनिस्ट है वो जितना मर्जी लिबरल क्यों ना हो जाए, ये उसकी साइकी के अंदर एक बात मौजूद होती है कि वो कभी भी उस तरह का लिबरल एजुकेशनिस्ट नहीं बन पाता जिस तरह का एक थ्रूआउट लिबरल एजुकेशनिस्ट मतलब जो चलने वाला होता है, क्योंकि पीछे जो कन्वेंशनल एजुकेशन है या जो कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, वो सबसे बड़ी वजह बन जाता है कि लिबरलिज्म को ये लोग प्रमोट नहीं कर पाते। इवन दो इसकी मैं बड़ी आसानी से मैं मिसाल आपके सामने कैरी कर सकता हूं कि आज के सिनेरियो के अंदर आप जितने भी इंस्टीट्यूशन देखें उन सब में ये बात मतलब मदरसों में ये नजर आती है कि इवन दो देयर स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, they can understand even English language, but in spite of that, the orthodoxy, the orthodox views जो उनके अंदर मतलब एक रिलीजियस एनवायरनमेंट की वजह से फिट कर दिए जाते हैं, वो उनसे जान नहीं छुड़ा पाते। एंड दोज यू कैन से जो फाउंडेशंस हैं, those foundations become the greatest hurdle for a liberal point of view. So this was the actual, you can say, movement जो आपके साथ शेयर की। इसके बाद सिर्फ एक मूवमेंट है जो हमारी बाकी रह जाएगी, जो इसके साथ जिसका तस्करा होगा, और वो आपकी जामिया मिलिया इस्लाम